पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा का रिजल्ट आने के साथ ही बिहार में फिर से चुनाव होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पे चुनाव होने वाला है, वो हम लोग विस्तार से आगे बात करेंगे बाबा के साथ। लेकिन 8 सीटों पर फिर से चुनाव होगा और इन सीटों पर सभी दल अपने अपने कहें जो अपना भाग आजमाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो क्या तेजस्वी अपनी सीट बचा पाएंगे? क्योंकि उनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें तेजस्वी की पार्टी भी लड़ने वाली है, आरजेडी। अब बाबा से समझेंगे, बाबा चुनाव ठीक से ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, कल प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, शपथ लेंगे और फिर बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट। आप याद कीजिए ना कि ये जो चुनाव है लोकसभा का, इसके परिणाम भी आ गए, मीटिंग्स में दौर शुरू हो चुकी, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन भी हो गया कि कौन प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। इस चुनाव के शुरू होने से पहले बिहार में भी एक ऐसा ही खेल खेला जा रहा था। एक एक जो सीट है उस पर नज़र रखे हुए था लोग और रोज़ दिन भर में 5 बार आंकड़े जोड़े जाते थे कि कितना सीट एनडीए के पास है, कितना महागठबंधन के पास है। अपने अपने विधायकों को लेकर के कहीं की कोई होटल में रख रहा था तो कहीं कोई उस पर छापामारी कर रहा था। कई लोग फ्रेम से गायब थे, कई लोगों को लेकर के फरार थे। और ये सारी रणनीति, सारी प्रक्रिया चल रही थी बिहार में अपनी सरकार बनाने और बचाने की। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि एक एक विधायक बड़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से कई विधायकों ने तो पाला भी बदल दिया, आंकड़े इधर से उधर हो गए। और कहा यह जा रहा था कि 122 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी तिकड़म से, हम तिकड़म ही उसको कहेंगे, किसी न किसी तिकड़म से 12 तारीख को जो आंकड़े पूरे किए वो 29 तक आए और जो वर्तमान सरकार थी महागठबंधन की वो गिर गई और एनडीए की सरकार ने फिर से बहुमत प्राप्त किया। उसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर ये बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। वहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है और इस कहानी में लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में कहा यह जा रहा था कि आखिर बिहार में सरकार को बचाने के लिए एनडीए सरकार के पास इतने संख्या नहीं है कि वो अपने विधायकों को किसी भी तरह से मैदान में उतार सके। आपने देखा कि उतारा है? एक भी विधायकों को मौका दिया? नहीं दिया। ये तैयारी चल रही थी कि फलाने जो विधायक हैं उनको अब इस बार संसद भेजा जाएगा, लेकिन तब तक मामला बदल चुका था। और अचानक से मार्च में जब नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, शिफ्ट होते हैं एनडीए की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन करती है। नीतीश कुमार भी अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन करते हैं और अपने विधायकों को सेफ रखते हुए, जिससे कि बिहार में सरकार सेफ रहे, और अपने पुराने लोगों को ही कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन रिस्क कहाँ था? तेजस्वी यादव ये जान गए थे कि अब हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिस आंकड़े से बिना नीतीश कुमार के हम सरकार बना लें। अगर नीतीश कुमार आते हैं तब भी हमारे आंकड़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर 3-4 हमारे विधायक सांसद बन भी जाते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना न तो सरकार बना सकते हैं और नीतीश कुमार के आने के बाद संख्या बल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव ने अपने 7 विधायकों को टिकट दिया था, जिनमें से 4 जो हैं एक तरह से कहिए तो वो जीत करके आ गए हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे ही ये समाप्त होगा, सरकार बनने का प्रक्रिया, आचार संहिता समाप्त हो गई है, अब एक काम में और लग गया है चुनाव आयोग, और वो काम है कि बिहार में उपचुनाव कराना। उपचुनाव कई सेक्टर्स में होने हैं। एक तो विधायकों के लिए होना है, दूसरा एमएलसी के लिए होना है और तीसरा राज्यसभा के लिए होना है। ये 8 सीटें कौन कौन सी है इस पर हम विस्तार से बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने के बाद, क्या अपनी सीटें बचा पाएगी इंडिया गठबंधन? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी समस्या में है तो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि इमामगंज की एकमात्र सीट है जो एनडीए के पास है। बाकी सारी सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। इसके अलावे एक सीट एमएलसी की जो है वो जदयू के पास है, तो एक सीट राज्यसभा, एक सीट बाबा जेडीयू के पास भी, एक सीट जेडीयू के पास तिरहुत वाली है, नहीं बीमा भारती वाली। तो बीमा भारती का तो रिजाइन हो गया, उन्होंने तो रिजाइन कर लेकिन दिया वो ना। सीट जीती थी जेडीयू के टिकट पर। हाँ, तो वो तो रिजाइन कर दी है। रिजाइन करने के बाद उन्होंने नहीं अभी भी वो कहा जाए तो बेसिकली जेडीयू का ही सीट था,
वो सीट तो रिजाइन करके वो चली गई थी हाँ, आरजेडी में, लेकिन जीती थी वो जेडीयू के टिकट पर। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप स्वेच्छा दिया से, था। हाँ। स्वेच्छा से इस्तीफा सौंप दिया था, इसलिए उनको जेडीयू का है नहीं मान करके हम आरजेडी का मान रहे हैं, लेकिन है वो सीट बेसिकली जेडीयू का है। जेडीयू की ही सीट तो है। ऐसी स्थिति में जो सामने हमारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में सबसे पहले हम बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद के बेलागंज से गया के बेलागंज, गया के माफ कीजिएगा, गया के बेलागंज से जो विधानसभा जीत करके आए थे सुरेंद्र यादव, वो इस बार जहानाबाद से MP सांसद बन गए हैं। इससे पहले भी जहानाबाद का वो सांसद बने थे और एक बार फिर लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने एक जीत दर्ज की, चूंकि 3 बार से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और 3 उड़ानें तीर इस बार पकड़ लिया है उन्होंने। लगातार वो 2000 से बेलागंज के विधायक रहे हैं और काफ़ी प्रभावशाली विधायकों में से उनकी गिनती होती थी। कई बार मंत्री भी बने हैं, मंत्री बनने का मौका भी उनको मिला है। अब ये एक सीट जो है बेलागंज की, ये खाली हो गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है और तेजस्वी यादव के सामने इस सीट को बचाने की चुनौती रहेगी, चुनौती भी है, चुनौती रहेगी। दूसरा सीट रामगढ़ की है, ये भी काफ़ी प्रेस्टिजियस सीट कहा जाता है। यहाँ के जो विधायक हैं सुधाकर सिंह, लगातार जो है वो उनकी चर्चाओं में रहे हैं, मंत्री भी बने थे जब जीत करके आए थे 2020 में, और रामगढ़ से जीतने के बाद उन्हें कृषि मंत्री का ओहदा मिला था, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं पटने के कारण उनको अपना पद त्याग करना पड़ा था। अब वो बक्सर से सांसद बन गए हैं। उनके पिताजी भी रामगढ़ से भी विधायक रहे और बक्सर से सांसद भी रहे। उन्हीं के विरासत को संभालते हुए सुधाकर सिंह अब आगे की संसद में बैठेंगे, लेकिन रामगढ़ की सीट खाली हो गई है। तो एक सीट ये भी है और जिस पर तेजस्वी यादव, ये दोनों सीट आरजेडी की है। बिल्कुल, ये चुनौती अब निश्चित रूप से आ गई है कि इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे अपनी सीटें रिटेन कर पाते हैं तेजस्वी यादव, एक बड़ा काम होगा। इसके अलावा अगर बात करें गया की, तो गया के इमामगंज से लगातार कई बार से जीतते चले आ रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ये रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट के बाद इसी सीट पर जीत करके वो मुख्यमंत्री भी बने थे, इसी सीट पर जीत करके वो कई बार मंत्री भी बने हैं और अब गया से वो सांसद बनने के बाद इस सीट को छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी के पास भी लगातार ये चर्चा चल रही थी। आपने देखा होगा कि उनकी बहू जो हैं वो राजनीतिक सीट उनके परिवार में ही जाएगा। जी, राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव नजर आ रही थी उनकी बहू जो है। आपने देखा होगा कि जैसे ही वो रोहिणी पर वो ट्वीट भी करती थी। जी, रोहिणी आचार्य पर लगातार वो अटैक करती थी। तो ये एक सीट है। उसके बाद आपने जो चर्चा की बीमा भारती की, रुपौली वाली पूर्णिया से चुनाव लड़ी, हार गई, बुरी तरह हारी, जमानत भी नहीं बचा पाई और वो अब सीट खाली हुई है। तो क्या रुपौली से फिर से वो चुनाव लड़ेंगी? तो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए अब ये सीट बचाने की चुनौती होगी और दूसरी तरफ जदयू के लिए भी ये सीट बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से देखा जाए तो ये सीट जदयू की थी, जिसमें रुपौली से जीत करके आती थी बीमा भारती। अब बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ले चुकी हैं, वहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो रुपौली से बीमा भारती चुनाव लड़ती है कि नहीं लड़ती हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एक सीट तरारी की है। तरारी की सीट में CPIML के सुदामा प्रसाद जो हैं वो आरा के MP बन गए हैं और ये सीट भी तरारी वाली खाली हो रही है। अब तरारी की सीट की बात करें तो इस सीट पर अक्सर जो इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो इस पर कब्जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस इस पर अपना दावा ठोकती रही है और इस बार कांग्रेस ही CPIML से हारी भी थी। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव ये सीट कांग्रेस को देते हैं या फिर CPIML को देते हैं, क्योंकि दोनों अब एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी दिलचस्प बात होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब MLC की तरफ हम आ जाते हैं। तो एकमात्र MLC जो संसद गए हैं सीतामढ़ी से वो है देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, काफ़ी सम्मानित पद पर रहे भी हैं और तिरहुत से कई बार जीत करके वो आए भी हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है स्नातक, तिरहुत स्नातक से सबसे बड़ा कहा जाता है कि पटना के बाद वही तिरहुत का ही सीट सबसे बड़ा है, एरिया उसका सबसे बड़ा है, कई जिला उसमें समाहित होते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या जनता दल यूनाइटेड इस पर दवा ठोकती है? क्या जनता दल यूनाइटेड अपने किसी सहयोगी दल को देती है? क्या यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी? तो कौन इसमें जीत करके आता है, ये भी सीट बचाने का चुनौती जदयू को भी होगा और इस सीट पर नीतीश कुमार को टक्कर देने का काम राष्ट्रीय जनता दल को भी करना है।
आगे अगर बढ़े हम, 2 सीट है राज्यसभा एमपी जी, राज्यसभा की 2 सीटें हैं। तो राज्यसभा की 2 सीटों में एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो विवेक ठाकुर के पास है। इनका 2 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। लगातार ये चर्चा आपने सुना होगा, और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर रहे थे, तो ये देख करके लग रहा था उनके पीठ पर जिस तरह से उन्होंने हाथ रखा, और ऐसा लगा कि मतलब उन्हें इस बात का अफसोस है। जो भाव भंगिमा थी उससे साफ लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के हारने से का उनको काफ़ी दुख है, गम है। उन्होंने कहा होगा वेल डन, कीप इट अप। हाँ, निश्चित रूप से इन सारी बातों को लेकर के अब विवेक ठाकुर के सीट खाली होने के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है उपेंद्र कुशवाहा को, सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को ला करके राज्यसभा में जाए और उन्हें मंत्रालय भी दिया जाए, क्योंकि आने वाले 2025 के चुनाव से पहले ये एक बड़ा मूव और ट्विस्ट निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। कहा तो ये भी जा रहा था कि बिहार में भी उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाए, जैसे कि आपके पास जानकारी भी आई थी कि क्या जानकारी आई थी आपके पास उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कि बिहार में वो होता है डिप्टी सीएम भी बने जी, या हो सकता है जो कुशवाहा सम्राट चौधरी को रिप्लेस करेंगे बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के कारण अंतिम फेज का कहें चुनाव 6 सीटें हारी एनडीए, और जो सम्राट चौधरी थे वो कुशवाहा वोट को बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ मोड़ने में थोड़ा असफल दिखे। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा को महिमा मंडित करके वो बीजेपी अपना वोट बैंक वापस रिगेन करना चाहती है। कुशवाहा समाज को साधने में सफल नहीं हो पाए। हाँ। हालांकि मेहनत बहुत उन्होंने किया था। हाँ। अब ये जो विवेक ठाकुर वाली सीट है, अब इसका क्या फैसला होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मीसा भारती की भी एक सीट खाली हो रही है, और मीसा भारती की सीट पर क्या कुछ होगा, इस पर भी उपचुनाव होने हैं। इनके पास अभी 4 साल का लगभग समय बचा हुआ है, तो देखना ये भी होगा कि इस पर क्या होता है। चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि मीसा भारती की सीट पर रोहिणी आचार्य को भेजा जा सकता है, या फिर कयास लगाया जाए। लेकिन आंकड़ों का खेल है, और आंकड़ों में लेकिन सबसे मजेदार चीज है बाबा, जब ये 5 विधानसभा की जो चुनाव होगा जी, वो आंकड़े भी अंगणित विधानसभा में कुछ शो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल शो करेगा। मतलब होता है एनडीए का बढ़े कि महागठबंधन का सीट बढ़ेगा, क्योंकि महागठबंधन के नीलम देवी, सिद्धार्थ ये पहले से, और इसके बाद नीलम देवी हैं, सिद्धार्थ हैं, चेतन आनंद है, जो आपको महागठबंधन से कम हुए हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सीटें बढ़ती है, अगर 3 सीटें तो महागठबंधन की अपनी है ही, सुदामा, सुधाकर, सुरेंद्र, और बीमा भारती वाली सीट भी अगर आरजेडी गेन करती है तो 4 सीट उसकी हो जाएगी, और जीतन राम मांझी का तो वो परंपरागत सीट है जी। तो वो और राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा रिस्क लिया था, 2 तो जीत करके आए हैं, 7 विधायकों को उन्होंने चुनाव लड़ाया था। ललित यादव से लेकर के एक लाइन से आप देख लीजिए, मैंने 7 विधायकों को चुनाव लड़ा करके लिस्ट लिया था। लेकिन खैर चलिए आगे देखना दिलचस्प होगा कि मीसा भारती के सीट पर कौन जाता है, आंकड़ों की बाजीगरी कैसे होती है, और कब चुनाव आयोग इन तिथियों की घोषणा करता है। इसमें बहुत सारे पेच हैं जिसे समय समय पर सुलझाने की हम आपको कोशिश करके बताएंगे कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तय है कि इसमें प्रतिष्ठा सबकी फंसी हुई है, ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की फंसी हुई है, और ये एक सेमीफाइनल भी देखा जा सकता है 2025 के चुनाव से पहले का। हम बाबा के साथ चर्चा कर रहे थे भीतर की बात में। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव को लेकर के अब चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक चुनाव ठीक से ख़त्म हुआ नहीं, कैबिनेट का गठन हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ये चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा फिर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। मतलब ये निरंतर ये जो है ये चालू रहेगा, चुनाव परिणाम, हार जीत, उतार चढ़ाव, और ये लगातार हम लोग आपके पास लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन ये प्रोग्राम कैसा लगा आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।